जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEVI 181 के बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम इस पूरी बुक के सॉल्यूशन को देखेंगे, जिसमें हम वन लाइन क्वेश्चन प्लस जितने MCQ हैं सब इनको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम 14 के 14 चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज इनको कवर करेंगे। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक इसको पूरा कवर कर लेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक और ध्यान तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसे देखकर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ कि आपको 40+ मार्क्स एग्जाम में प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका 50 मार्क्स का एग्जाम आता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी स्टडी मटेरियल पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? तो इसका आंसर होगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे पहले उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए करवाएंगे, ताकि दोनों स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर समझ सकें। तो इसकी आंसर आया स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, क्योंकि जो 1972 में पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था वो स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। इसी कॉन्फ्रेंस के बाद दुनिया में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर सीरियस काम शुरू हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास किस आयोग से संबंधित है? सतत आयोग को क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। और इसका किस आयोग से संबंधित है? ब्रेटलैंड आयोग से है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का मतलब है आज की जरूरत पूरी करो लेकिन फ्यूचर की जनरेशन का नुकसान ना हो। इस कॉन्सेप्ट को फेमस बनाने के लिए ब्रूटलैंड कमीशन ने काम किया है। ठीक है, अगला है, भारत में किन किन वृक्षों तथा वृक्षों को पवित्र पूज्य माना जाता है? आपको इसका आंसर पता ही होगा, तुलसी, आम, पीपल, देवदार, क्योंकि हम इनकी पूजा भी करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन किन किन स्तरों पर आरंभ किया जाना चाहिए? पर्यावरण की शिक्षा के लिए कहाँ कहाँ पर हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए? इसका आंसर होगा कि बाल स्तर पर, फिर प्राथमिक विद्यालय स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर। सभी जगह पर्यावरण अध्ययन के बारे में बच्चों को जागरूक करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उनको नॉलेज देनी चाहिए, ताकि इस पर ध्यान दिया जा सके और बच्चे शुरुआत से ही इसको अपनी मसल माइंड मेमोरी और अपनी हैबिट्स में डाल सकें। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है? पर्यावरण की डेफिनेशन पूछिए। पर्यावरण का संबंध उस वातावरण अथवा परिस्थितियों से है जिसे मनुष्य एवं जीव जंतु रहते हैं। पर्यावरण का संबंध किससे है? उस वातावरण परिस्थितियों से है जिससे मनुष्य और जीव जंतु रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण के दो मुख्य वर्गों को विभाजित किया जा सकता है। पर्यावरण के हमें क्या देखने हैं? दो मुख्य वर्ग देखने हैं। तो दो वर्ग कौन कौन से हैं? भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक अथवा मानव निर्मित वातावरण। तो कौन से हुए? भौतिक और मानव निर्मित वातावरण। अगला है, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? इसमें पूछा गया है पर्यावरण के 3 घटकों के बारे में। पहला घटक है अजीव, दूसरा जैविक घटक, तीसरा है मानव घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिकीय जिसे इकोलॉजी भी बोलते हैं, इससे आप क्या समझते हैं? तो इकोलॉजी की डेफिनेशन देनी है, भौतिक पर्यावरण एवं जीवों के बीच में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमंस अपने इन्वायरमेंट के साथ साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इकोलॉजी क्या हो गया? रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 10। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जीव विज्ञान की वे कौन कौन सी शाखाएं हैं जो पर्यावरण अध्ययन में सहायता करती हैं? तो कौन सी हैं? एक है वनस्पति शास्त्र, जिसे बॉटनी बोलते हैं। आप जब BSc करोगे मेडिकल स्ट्रीम से तब आपको पता लगेगा कि बॉटनी जूलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं, प्राणी शास्त्र। अगला है 12वां, पर्यावरण की रासायनिक और भौतिक संरचना समझने के लिए हमें किन किन विज्ञानों का सहारा लेना पड़ता है? तो पर्यावरण की रासायनिक और भौतिक संरचना समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है और भौतिक शास्त्र, फिजिक्स का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित होने वाले विश्व पर्यावरण सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? पहला क्वेश्चन देखा था, 1972 में स्टॉकहोम में विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। लाइकेन को पर्यावरण का सूचक क्यों माना जाता है? क्योंकि लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। ये हो गया आपका आंसर नंबर 14 का आंसर हो गया। जहाँ हवा साफ होती है ना, वहाँ क्या होता है? लाइकेन अच्छे से ग्रो करते हैं और पॉल्यूटेड एरिया में ये नहीं मिलते, इसलिए इन्हें एयर पोल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं। तो ये लाइकेन का आंसर हो गया। 15 का है, पॉलीथीन के पैकिंग और निष्कासन के प्रयोग पर विशेष ध्यान को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यह जैव अवकर्मणीय
नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। एक बार हो गया तो इसका ख़त्म होना बहुत मुश्किल हो जाता है या होता ही नहीं है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पॉलीथीन को बैक्टीरिया या नेचर आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये बहुत सालों तक इन्वायरमेंट में बने रहते हैं और पोल्यूशन का कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण के तत्वों को किन वर्गों में बांटा जाता है? पर्यावरण के तत्वों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है, अमूर्त, अजैविक और जैविक तत्वों में। तो कौन से हो गए 3 तत्व आपने देख लिए। एनवायरनमेंट के 3 एलिमेंट, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है एलिमेंट्स को, इसमें देख लिया। इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, इसको एबायोटिक, इसको बायोटिक। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल की कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? इसे बोलते हैं CFC गैस, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोला जाता है। CFC गैस रेफ्रिजरेटर, AC, ओल्ड स्प्रे कैंस से निकलती है और ये ओजोन लेयर को डैमेज करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, महासागरों में से हमें कौन कौन से पदार्थ अथवा संसाधन प्राप्त होते हैं? जैसे नमक, मत्स्य उत्पादन, खनिज तेल, बहुमूल्य पत्थर, मोती और समुद्री खाद्य पदार्थ मिलते हैं। आगे आता है ऑप्शन टाइप, हमारे यहाँ MCQ आ गए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या मिला है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जैविक भाग है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। आपका एग्जाम में सारा MCQ टाइप आएगा, तो आपको MCQ ही करने हैं। तो इसमें आपको एक आंसर सेलेक्ट करना होगा जो आपकी नॉलेज का है, जो मैं वीडियो करवा रहा हूँ। अगर आप इसे अंत तक देखते हैं तो सभी कॉन्सेप्ट यही आने वाले हैं और आप इजीली 40+ मार्क्स इजीली इसमें प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ताप, पौधे, खनिज और वर्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा? पौधे, क्योंकि जो लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट जिंदा होते हैं इसलिए बायोटिक होते हैं, और टेम्परेचर, मिनरल और रेनफॉल नॉन लिविंग होते हैं। ये सारे क्या है, नॉन लिविंग है, इसलिए क्या होते हैं, इसका आंसर आएगा पौधे। अब आते हैं दूसरे का, मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन के संदर्भ में संभावनावाद का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर है, जिसने दिया होगा उसका आंसर हमें डायरेक्ट करना है। इसका हो जाएगा लुईसिन फेब्रे, क्योंकि लुईसिन फेब्रे ने कहा था कि नेचुरल ऑप्शन नहीं देती है, फाइनल डिसीजन इंसान लेता है। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिज्म कहते हैं। ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड है, डैश पर्यावरण की तुलना अपेक्षाकृत स्थिर होती है। बाह्य, आंतरिक, आंतरिक बाह्य, सक्रिय निष्क्रिय, निष्क्रिय सक्रिय। तो क्या होगी हमारा इसमें आंसर आएगा हमारा बी का, आंतरिक और बाह्य, क्योंकि इंटरनल एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये आंसर आएगा हमारा बी। फिर आता है फोर्थ, पारिस्थितिकी अभियोग इस धारणा को पूर्ण रूप से प्रतिपादित करता है। किससे करता है, कौन सी धारणा है, क्या बताया गया है? तो इकोलॉजी हमें सिखाती है कि नेचर और ह्यूमंस का बैलेंस बना रहना चाहिए, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे सतत विकास भी बोलते हैं, का कॉन्सेप्ट आता है। तो इकोलॉजी क्या होगी? सतत विकास। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सतत विकास। ठीक है, अगला आ गया, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में विकास का अर्थ क्या होता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोडक्शन और प्रोग्रेस से होता है। तो प्रोडक्शन और प्रोग्रेस क्या होता है? उत्पादन की अवस्था होती है। फिर आता है हमारा 6th, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? सबसे आसान है, हर बार आता है, अभी लेटेस्ट हमने मनाया था 5 जून को, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 जून। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरला की फेमस एनवायरनमेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। फिर आता है 8th, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी द्वारा अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमताओं को क्षति पहुंचाए बिना पूरा करना। यह परिभाषा किससे संबंधित है? सतत विकास से, क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा था। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकेतक माना जाता है? किसको? नीम, पीपल, सफ़ेदा और आम। इसमें क्या है, जिसे साइंटिफिक भाषा में यूलिप्टस भी बोलते हैं, जिसे सफ़ेदा बोलते हैं। तो ये सफ़ेदा है, इसको पर्यावरणीय संकेतक भी माना जाता है। ये 9th का आंसर हो गया। तो एग्जाम के हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा? हम 4 ऑप्शन को जो होगा उससे बेस्ट होगा वही हमें इसमें करना होगा। 10th, किस पर्यावरणविद ने सतत विकास को एक विचारधारा के रूप में तो माना है? तो इसमें जो आंसर है वो आएगा हार्नेली, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट हार्नेली ने सतत विकास को आइडियोलॉजी का रूप में देखा था। फिर आता है इसमें अगला हमारा 1 नंबर के मैथ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, पर्यावरण शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? परि और आवरण। पर्यावरण का अर्थ क्या है? डेफिनेशन बताइए। हमारे चारों ओर उपस्थित जैविक और अजैविक तत्वों का समुच्चय दिया गया है। फिर पर्यावरण के
मुख्य घटक कितने हैं? 3, जो कि हमने ऊपर बता रखे हैं। पर्यावरण के 3 घटक कौन से हैं? अजैविक, जैविक और मानव घटक। अजैविक घटक के उदाहरण क्या है? वायु, जल, मिट्टी, ताप। और जैविक घटकों के उदाहरण में क्या है? पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव आ गए। फिर आता है मानव घटक से आपका क्या आशय है? मानव द्वारा निर्मित सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व। फिर 8वां आता है वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितने प्रतिशत होता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78। एग्जाम में बहुत बार आया है तो ध्यान से देखिएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 21% है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, ध्यान रखिएगा। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? पैराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकना, या फिर बोल सकते हो पृथ्वी की रक्षा करना। भूमंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस बाहरी परत को क्या बोलते हैं? भूमंडल बोलते हैं। जल मंडल में क्या क्या शामिल है? नदियां, झीलें, समुद्र और महासागर जल मंडल में आते हैं। फिर आता है 14, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत खारा है? खारा पानी हमारी धरती पर कितना है? 97% आता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। पारिस्थितिकी के इकोलॉजी क्या है? ऊपर डेफिनेशन देख चुके हैं। पर्यावरण अध्ययन को बहुविषय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कई विषय का समावेश है, कई विषयों को पढ़ना पड़ता है। पर्यावरण अध्ययन में जीव विज्ञान की कौन सी शाखा सहायक है? वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र, ऊपर भी देख चुके हैं। पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। पहला क्वेश्चन हमने इसका भी देखा था। स्टॉकहोम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 119 देशों ने। सतत विकास की अवधारणा किस आयोग से संबंधित है? ब्रेटलैंड आयोग से। सतत विकास की परिभाषा किसने दी? ये ब्रेटलैंड ने दी थी, GS ब्रेटलैंड। सतत विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? ये भी बता चुका हूँ। लाइकेन को पर्यावरण का सूचक क्यों माना जाता है? क्योंकि वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील है, ये भी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसकी फुल फॉर्म। CFC किसे नुकसान पहुंचाता है? ओजोन परत को। पर्यावरण को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 2 में, भौतिक है और मानव निर्मित। पर्यावरण के 2 वर्ग कौन से हैं? भौतिक और सांस्कृतिक, जिसे मानव निर्मित भी बोलते हैं। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में है? केरला में है, ये भी बता चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण में जन सहभागिता क्यों आवश्यक है? संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। 4R का पहला सिद्धांत क्या है? तो 4R का रूल क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर करना। याद रखना, ये आता है एग्जाम में। 4R का 1-2 क्वेश्चन पक्के अटकते हैं। तो इसमें क्या है? रिड्यूस, कम करो, रीयूज, दोबारा यूज करो, रिसाइकिल, दोबारा बनाओ, रिकवर, उसे दोबारा प्राप्त करो। तो ये 4R का रूल है। इसका पहला सिद्धांत क्या है? रिड्यूस, कम उपयोग करो। महासागरों में कौन सा प्रमुख संसाधन प्राप्त होता है? मत्स्य, ये भी पढ़ा चुके हैं सारे। फिर आता है पर्यावरण संरक्षण में जन सहभागिता की आवश्यक है संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। फिर 4R का पहला सिद्धांत देख लिया, 4R का पूरा देख लिया। महासागरों में कौन सा, ये दोबारा रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर चैप्टर 1 के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जिसको हमने एक एक करके देखा है। अब देखते हैं इसमें चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 के सारे इंपॉर्टेंट 1 लाइन क्वेश्चन और ऑप्शन टाइप देखेंगे। पहला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? डेफिनेशन है, जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और पूरा इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र को बनाते हैं, उसे बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। डेफिनेशन है, आपसे डेफिनेशन दी जाएगी, पूछा जाएगा कौन सी डेफिनेशन सही है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? A.G. टेंसले ने 1935 में किया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आता है। पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? जैविक और अजैविक, दोनों पढ़ चुके हैं। उत्पादक किसे कहते हैं? वे जीव जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक क्या है? सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। अपघटक किसे कहते हैं? ये सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जीवों के शरीर को विघटित करते हैं और अपघटक कहलाते हैं। समझ गए? तीनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अपघटक हो गया, फिर उपभोक्ता हो गया और उत्पादक हो गया। तीनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। खाद्य की श्रृंखला क्या है? जीवों के बीच में भोजन और ऊर्जा के स्थानांतरण की क्रमबद्ध प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। खाद्य जाल किसे कहते हैं? जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, उसे खाद्य जाल कहते हैं। अगला आ गया, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? जब पोषण स्तरों पर जीवों की संख्या, जैव भार और ऊर्जा को दर्शाने वाले आरेख पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। क्या हो गया? जो इकोलॉजिक पिरामिड है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म के नंबर, बायोमास या एनर्जी दिखाने वाले पिरामिड को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। फिर 10वां आ गया, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। जैसे जैसे स्तर पर आगे बढ़ते जाओगे वैसे ऊर्जा का, एनर्जी का लॉस होता जाएगा
और मात्रा कम होती जाएगी। जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं? जैव आवर्धन की डेफिनेशन दी है, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से विषैले पदार्थों का प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ना जैविक आवर्धन कहलाता है। जब खाद्य श्रृंखला में देखोगे ना, तो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जो विषैले पदार्थ है वो प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ जाते हैं। 10% का नियम किसने प्रतिपादित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। किसने? लिंडमैन ने किया था। 13 का पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है? किसी क्षेत्र में जीव समुदायों का कर्मिक परिवर्तन पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। डेफिनेशन है, याद रखिएगा, जब किसी क्षेत्र में कोई जीव समुदाय है उसका जो कर्मिक परिवर्तन होता है ना, उसे पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। चरम अवस्था जिसे क्लाइमेक्स स्टेज बोलते हैं, ये क्या है? जब पारिस्थितिक अनुक्रमण की अंतिम और स्थिर अवस्था को चरम अवस्था कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं? जब पदार्थों का जैविक और अजैविक घटकों के बीच में निरंतर चक्रण जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अब 16 आ गया, कार्बन चक्र का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बन चक्र है, उसका प्रमुख स्रोत है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला आ गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, किसे बोलते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जैविक उपयोग योग्य रूप में बदलने की प्रक्रिया। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको जैविक उपयोग के रूप में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। 18 है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है हमारा सूर्य, क्योंकि इससे उत्पादक खाना बनाता है। ठीक है, फिर उत्पादक से उपभोक्ता अपना भोजन प्राप्त करता है, और जब मर जाते हैं तो अपघटक उसे वो करता है। तो एनर्जी किससे मिलती है? स्टार्टिंग में सूर्य से। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी जीव जो पेड़ पौधे वगैरह खाते हैं, उत्पादक को खाते हैं, वो होते हैं शाकाहारी जीव, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, साथ साथ देखते रहिए और समझते रहिए। उच्च मांसाहारी किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्थान पर स्थित जीवों को उच्च मांसाहारी कहते हैं। पोषण स्तर के पहले 3 स्तरों में कौन कौन से जीव आते हैं? प्रथम स्तर पर उत्पादक आते हैं, द्वितीय पोषण स्तर पर शाकाहारी आते हैं, और तृतीय स्तर पर मांसाहारी जीव आते हैं। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन में अपना कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा है, बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर दे रहा है। जैव समूह जिसे बायोमास भी बोलते हैं का निर्माण किस प्रकार होता है? जैव समूह का निर्माण पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक मिलकर करते हैं। फिर आता है पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कोई पारिस्थितिक तंत्र है, उसके जो अजैविक घटक है उसको हम बांटते हैं 3 भागों में। पहला अकार्बनिक, फिर कार्बनिक और वायुमंडलीय एवं स्थलमंडलीय पदार्थ। आता है 18 का। अकार्बनिक पदार्थ होते क्या हैं? जल, खनिज और गैसों के रूप में विद्यमान। जब कोई पदार्थ जल, खनिज और गैसों के रूप में विद्यमान है, वे पदार्थ जिन्हें पौधे पर्यावरण से प्राप्त करते हैं अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें पौधे कहाँ पर्यावरण से प्राप्त करते हैं उन्हें अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। फिर आता है इसमें 19, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ किसे बोलते हैं? इन पदार्थों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, शर्करा आदि शामिल होते हैं, उन्हें कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रकार बताइए। खाद्य श्रृंखला के प्रकार बताइए। प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती हैं, चराई की खाद्य श्रृंखला, अपघटन की खाद्य श्रृंखला हो गई। फिर है इसमें सुपोषी झील कौन सी है? वे झील जिनमें पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं सुपोषी झील कहलाते हैं। सुपोषी झील जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें सुपोषी झील बोलते हैं। फिर अल्पपोषी झील कौन सी होती है? ये गहरी झीलें जिनमें भोजन की कमी होती है, अल्पपोषी झील होती हैं। फिर पारिस्थितिक अनुक्रम अथवा उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिक अनुक्रम और उत्तराधिकार से हम जब लंबे समय से किसी क्षेत्र में जीवों के समुदायों के कर्मिक परिवर्तन होकर अंततः स्थायी शिखर समुदाय जिसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंच जाते हैं, उसकी स्थापना हो जाती है, तो पारिस्थितिक अनुक्रम उसे बोलते हैं। अगला है इसमें पायनियर समूह क्या होता है? जब बंजर क्षेत्र में सबसे पहले स्थापित होने वाला पोषण समुदाय पायनियर समुदाय कहलाता है। एग्जाम में आ चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आपको डेफिनेशन बोल देगा कि इसे कौन सा समुदाय बोलते हैं, आपको ऑप्शन दे देगा कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको बताना होगा। पारिस्थितिक में चरमावस्था जिसे क्लाइमैक्स भी बोलते हैं किसे कहा जाता है? किसी क्षेत्र में स्थिर पर्यावरण स्थापित होने की अवस्था को चरमावस्था या क्लाइमैक्स बोलते हैं। हाइड्रोसीर और जीरोसीर किसे कहते हैं?
गीले स्थान से शुरू होने वाला अनुक्रम हाइड्रोसीर कहलाता है, जबकि शुष्क भूमि से प्रारंभ होने वाला अनुक्रम जीरोसीर कहलाता है। जो गीली भूमि से स्थान से शुरू होगा उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोसीर। और जो सूखी से शुरू होगा उसे क्या बोलते हैं? जीरोसीर। अगला है 27। पारिस्थितिक अनुक्रम या जैविक अनुक्रम के दो भाग कौन कौन से हैं? ये एक ही चीज़ है। जैविक अनुक्रम के दो भाग हैं, पादप अनुक्रम और प्राणी अनुक्रम। इसमें हम MCQ टाइप क्वेश्चन देखेंगे कि MCQ टाइप में कौन से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य उपभोक्ता कौन से हैं? मुख्य उपभोक्ता इसमें राजस्थान में ऊँट आएंगे, जो कि मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत हमारे पास मरुस्थल है? इसका आंसर आएगा 20%। निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? अपघटक कौन है? 4 ऑप्शन दे दिए आपको, शेर, बाज, कबूतर और बैक्टीरिया। तो अपघटक जो मृत पेट जीवों खाते हैं उसे बोलते हैं अपघटक, वो ये होते हैं बैक्टीरिया। जू किसका उदाहरण है? तो जू है पैरासाइट। जू किसका उदाहरण है? पैरासाइट का। जू होस्ट की बॉडी पर रखकर उसका ब्लड पीती है, ना उसे मारती है, ना क्या है, प्रपोसी भी बोलते हैं इसे, पैरासाइट भी बोलते हैं। तो जू क्या हो गया? पैरासाइट है। भारत का मुख्य मरुस्थल कौन सा है? तो ये है थार मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है? 4 ऑप्शन है, कृत्रिम झील, फलोद्यान, फसल और बांध। तो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है हमारा बांध। इसमें 4 ऑप्शन में से बेस्ट सेलेक्ट करना है, आप इजीली कर पाओगे क्योंकि आपको इनकी डेफिनेशन आइडिया है। तो निम्न में से किस समुदाय में प्रबंधनकर्ता का अभाव होता है? शहरी समुदाय का, जनजातीय समुदाय का, कृषि समाज का और पशुपालक समाज का। तो निम्नलिखित किस समुदाय में प्रबंधनकर्ता का अभाव है? तो कृषि समाज में प्रबंधनकर्ता का अभाव है। रासायनिक संश्लेषी जीवाणु है कौन सा है? श्वसनपोषी, मृतपोषी, स्वपोषी, परपोषी। तो इसमें स्वपोषी इसका उदाहरण है। क्यों है स्वपोषी इसका उदाहरण? क्योंकि इनमें 4 ऑप्शन देखोगे तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, रासायनिक संश्लेषी कौन सा करता है? स्वपोषी करता है, इसलिए इसका आंसर स्वपोषी होगा। निम्न में से कौन सा कार्बन चक्र में योगदान देता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जीवन इंधन और सभी। तो सभी अपना अपना योगदान देते हैं कार्बन चक्र में। प्राकृतिक आपदाएं जुड़ी हैं, किससे जुड़ी हैं? प्राथमिक अनुक्रम से, द्वितीयक, चरम, किसी से नहीं। तो प्राथमिक अनुक्रम से जुड़ी हैं। ये हमारा हो गया इसका क्वेश्चन। तो यहाँ पर चैप्टर 2 कंप्लीट है। अब देखेंगे इसका चैप्टर 3 की स्टार्टिंग करते हैं कि चैप्टर 3 के आंसर क्या होंगे। तो इसमें डायरेक्ट MCQ है हमारे, डायरेक्ट MCQ आंसर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस समुदाय में प्रबंधनकर्ता का प्रबल ज्ञान नहीं होता है? तो किसको नहीं होता है? शहरी समुदाय, जनजातीय समुदाय, कृषि समाज या पशुचारण समाज को। तो शहरी समुदाय को प्रबंधनकर्ता का प्रबल ज्ञान नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिवर्तित पर्यावरण की मिसाल है? कृत्रिम झील, फलोद्यान, खेत, बांध। तो इसका क्या जाएगा? बांध। अभी राइट नाउ हमने किया है इसके आंसर, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। तो ये क्या है? परपोषी मैंने आपको बताया था, इसका आंसर क्या होगा? परपोषी होगा या फिर स्वपोषी होगा, कौन सा होगा? तो इसका आंसर था स्वपोषी। ऊपर वाले क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे हैं, कोई बार बार दोबारा आ रहा है, तो ये वही सेम क्वेश्चन है, इनको नहीं करेंगे। तो चैप्टर 3 भी इसी के प्रकार का है। तो चैप्टर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति क्या होती है? स्थानिक प्रजाति। वह प्रकार प्राकृतिक संसाधन जिसका निर्माण लगातार होता रहता है। नवीकरणीय ऊर्जा नहीं होती, बार बार होती रहती है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई। प्राकृतिक आपदाएं किससे संबंधित है? प्राथमिक अनुक्रमण से। जो अपरद खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? कार्बनिक पदार्थ से या प्राथमिक स्तर से। निम्नलिखित में से कार्बन चक्कर में कौन सहायता देता है? सभी देते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कौन कौन से इसका आंसर होगा। ये चैप्टर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम इसका चैप्टर 4। इसमें ऑप्शन टाइप दिया गया है चैप्टर 4 में। तो भूमि कटाव के क्या कारण है? बाढ़ के कारण भूमि कटाव होता है, भूमि भूकंप के कारण भी होता है क्योंकि लैंडस्लाइड हो जाती है, या खनन होता है। तो सभी के कारण क्या है? भूमि कटाव होता है। आप इनको जानते ही होंगे। फिर इसमें भारत में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता कितनी होती है? एक व्यक्ति पर 50 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है हमारे इंडिया में आज के दिन। राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? 9 सितंबर 1987 को राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भूपृष्ठ पर कितने भाग पर जल का विस्तार है? टोटल पृथ्वी है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भूमि पर जल का विस्तार है? तो 3/4 भूमि पर हमारे जल का विस्तार है। जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल का 85% दोहन हो चुका है, जमीन में
85% पानी निकाल लिया है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको डार्क जोन बोलते हैं, क्योंकि वो खतरे के लेवल में जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ नुकसान हो चुका है। जैसे बेंगलोर, चेन्नई, वहाँ पर ये चीज़ें हो चुकी है, डार्क जोन में जा चुके हैं। फिर इसमें क्या है, टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है, उत्तरांचल में। याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है। टिहरी डैम भारत के सबसे बड़े डैम्स में से एक है और उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किन वनों में अधिकतम क्षति होती है, नुकसान किसमें होता है, सघन वन, कांटेदार, अल्पाइन और टुंड्रा में। तो सघन वन में सबसे ज़्यादा क्षति होती है। जल चक्र का ऊर्जा स्रोत कौन कौन सा है, अगर जल चक्र है कोई, उसका ऊर्जा स्रोत क्या है, सूर्य है। वन कटाई का मुख्य कारण क्यों है, इसका जल चक्र का ऊर्जा का स्रोत सूर्य क्यों है, क्योंकि कोई पानी है, वो भाप बनेगा, फिर बारिश होगी, दोबारा रिपीट होता रहेगा, इसलिए तो ये रीजन है। सन क्यों है, सन की हीट की वजह से वाटर एवेपोरेट होगा और पूरा वाटर साइकिल को चलाएगा। फिर है इसमें हमारा वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है, झूम खेती। फिर है वन वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प अवस्था से तरल अवस्था में बदलता है, उसे क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संघनन। जिसमें क्या है, जल वाष्प अवस्था से तरल अवस्था में बदल जाता है, उसे संघनन बोला जाता है। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। फिर चौथा ही चैप्टर है, चौथे चैप्टर की नेक्स्ट ही क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो जाते हैं कि किसी जल क्रांति की समस्या का समाधान है, ये आप पढ़ सकते हैं। हरित क्रांति क्या है, कब स्टार्ट हुई थी, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या है, सिंचाई, उन्नत बीज और रासायनिक उर्वरकों को आधारभूत निवेश हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में मुख्य खाद्यान्न कृषि के लिए क्या है, क्रांति सन 1966 से 67 में आई थी। कब आई थी, 1966 से 67 में आई थी। सेम की समस्या क्या है, सेम की समस्या क्या है, जल क्रांति का अथवा लवणता के कारण मिट्टी की कृषि, जब भूमि का जल होता है उसके कारण क्या है, अब एक तो हम बोरवेल करके कुआं करके पानी निकालते हैं इसके अंदर से, मोटर की वजह से, हैंडपम्प की वजह से, कई बार क्या होता है ज़मीन पर अपने आप पानी आ जाता है, उसे बोलते हैं सेम। उसके कारण क्या है, मिट्टी की लवणता बढ़ जाती है और ऊपर नमक आ जाता है, तो ये कृषि योग्य नहीं रहती। फिर जैविक खाद क्या होती है, जो कृषि के अपशिष्ट है, गोबर है, नील हरित शैवाल है, केंचुओं को पालने वाली जो खाद है, जो खाद होती है उसे जैविक खाद बोलते हैं। जैविक खाद से पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता। अति चराई क्या है, इसके बारे में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक बात बताने मैं आपको भूल गया कि हमने BEVI 181 की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन, इसके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करा रखे हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर जाकर आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। और कम से कम मेरा कहना है कि इसके मैंने 5 वीडियो डाल रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो तो आप जाकर जरूर देख लें। और एक वीडियो इसकी 1 शॉर्ट वीडियो टाइप डाल रखी है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो इन 5 से 6 वीडियो को देखोगे और एक इस वीडियो को देख लोगे तो आप क्या है 80% मार्क्स इजीली प्राप्त कर पाओगे। इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक लगती है स्टूडेंट की, सबसे ज़्यादा फेल होने के चांस है, तो कृपया इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगला है इसमें मृदा संरक्षण से किन 2 मुख्य समस्याओं का हल खोजा जा सकता है। पहला है मृदा अवर्धन की समस्या, मृदा उर्वरता की होश की समस्या। मृदा संरक्षण है, इसका मेन पर्पज है कि मिट्टी को बहने से बचाना और उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करना। फर्टिलिटी उर्वरता का बोलते हैं, जिससे अच्छी खेती होती है। अगला क्वेश्चन है जल क्रांति की समस्या का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। वाटर लॉगिंग बोलते हैं, इससे उपजाऊ तत्वों का जो रिसाव होता है वो हो जाता है। जल क्रांति की समस्या है ये वाटर लॉगिंग, जिससे मृदा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वे कौन सी फसलें हैं जिनसे खेती करने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। कौन सी फसलें हैं, जैसे कि लाल क्लोवर, लाल तिपतिया चारा, स्वीट क्लोवर, सनई, अल्फाफा, ये जो हरी खाद वाली फसलें हैं इनको उगाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। दलहन वगैरह होते हैं ना, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे क्या है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। ये अगर उस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर और जो न्यूट्रिशंस है उनको बढ़ा देते हैं, इसलिए सोइल फर्टाइल हो जाती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी फसलें हो जाती हैं, दलहन, जो मैंने ऊपर अभी बताया था, दलहन फसलें, मटर और सेम इत्यादि। ठीक है। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में जल संरक्षण की असरदार उपाय कौन कौन से हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में जब जल का संरक्षण करेंगे उसके लिए शुष्क भूमि, कृषि प्रणाली, जो बौछारी सिंचाई है, स्प्रिंकलिंग, क्या करते हैं, एक पाइप होता है उसमें स्प्रिंकलिंग लगा देते हैं, वो फुहारे टाइप, बारिश टाइप फुहारे करते हैं, जिससे ज़मीन में पानी भी बचता है, आपका वाटर सेव होता है और अच्छी तरीके से छिड़काव होता है। टपकन सिंचाई होती है। और जो शुष्क प्रदेशों में जल बचाव के लिए मुख्य उपाय हैं। रेन हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, बारिश के पानी को बचाना बोलते हैं। जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। पृथ्वी पर जल के जो एक तो है हमारा पृष्ठीय जल,
दूसरा है भूमि के अंदर जल, फिर हो वायुमंडल में जो जल है, फिर एक है हमारा वायु कितना महासागरीय जल। तो ये स्रोत है हमारे। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? हर साल भारत में 118 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? 9 सितंबर 1987 को ऊपर भी कर चुके हैं। भारत की नदियों में औसत वार्षिक जल प्रवाह कितना है? 1869 अरब घन मीटर हमारा औसत वार्षिक जल प्रवाह है हमारी नदियों में। सन 2001 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितनी थी? 1869 घन मीटर थी, जो कि नदियों के प्रवाह के बराबर थी। फिर भारत की भूगत जल है ना, उसकी जल संपदा कितनी है? हमारे अंदर भूगत जल है वो है हमारे अंदर 433.8 अरब घन मीटर, हमारे पास इतनी पानी है भूमिगत जल का। भारत के भूगत जल के कुल उपलब्ध संसाधनों का कितना भाग विकसित किया जा सकता है? तो इसका 37.24% विकसित किया जा सकता है। जल संरक्षण की दो मुख्य विधियां कौन कौन सी है? किससे पानी सुरक्षित करोगे? वर्षा के जल को इकट्ठा करके और जल संभर प्रबंधन करके। वर्षा जल संग्रहण के कौन कौन से तरीके हैं? छत पर जो वर्षा का जल आता है उसको कुंड में इकट्ठा कर लो, जो खुदे हुए कुओं का जो पुनर्भरण कर लो, उनमें पानी दोबारा स्टोर कर लो, जो रिसाव खड्डों हैं उनका निर्माण कर लो। जो भूपृष्ठ पर कितने भाग पर जल का विस्तार है? 3/4 भाग पर, ऊपर कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को रिपीट आया है। भूमिगत जल किसे कहते हैं? जो भूपृष्ठ के नीचे मृदा और चट्टानों में जो संग्रहित जल है ना, उसे भूमिगत जल बोलते हैं। जल क्रांति क्या होती है? जलमग्न भूमि में जल स्तर के ऊपर बढ़ने की वह स्थिति जिससे क्या होगा? पूर्ण तृप्ति का क्षेत्र पेड़ों की जड़ों के क्षेत्रों में आ जाता है और जल क्रांति कहलाती है, इसे बोलते हैं जल क्रांति। डार्क जोन किस क्षेत्र को? जहाँ भूमि का जो जल है ना वो 85% यूज हो चुका हो, उसे डार्क जोन बोलते हैं। फिर आता है टेनसी घाटी परियोजना। भारत में कौन सी परियोजना स्थापित की गई थी? तो दामोदर घाटी परियोजना है वो, टेनसी घाटी परियोजना, इनका दोनों का मेल है। अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इसमें राइट अटेम्प्ट कर दोगे। टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में, दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पर चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या आएगा? चैप्टर नंबर 5। इसमें क्या आएगा हमारा? पहला क्वेश्चन 1 लाइन क्वेश्चन है, संसाधन किसे बोला जाता है? किन्हीं मानवीय जरूरतों को पूरा करने वाली वस्तुएं साधन संसाधन कहलाती हैं। जो इंसान की जरूरतें पूरा करती है, जो वस्तु होती है, जो साधन होता है, वो संसाधन बोलते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं? वे संसाधन जिनका उपयोग के साथ साथ पुनः उत्पादन संभव हो, दोबारा क्या नए जनरेट होते रहते हैं। सूरज रोज निकलता है, सोलर से हम रोज लाइट ले सकते हैं, तो इसे नवीकरणीय संसाधन बोल सकते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधनों में 3 उदाहरण, वन, वायु और जल। असमाप्य संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो उपयोग के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, इन्हें नवीकरणीय योग्य संसाधन भी कहा जा सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होते। अनवीकरणीय योग्य संसाधन, एक बार इस्तेमाल कर लिया तो उनकी आपूर्ति समाप्त हो जाती है और भरपाई नहीं होती, उन्हें अनवीकरणीय योग्य संसाधन बोलते हैं। अनवीकरणीय योग्य संसाधन को समाप्य संसाधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि तेजी के साथ दोहन करने पर इन संसाधनों के भंडार समाप्त हो सकते हैं। कोयला, लोहा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, इसमें कौन सा नवीकरणीय योग्य है? इसमें सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय योग्य है। मानव, वायु, जल, जीव जंतुओं में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक नहीं है? इसमें मानव नहीं है, बाकी सारे क्या है? प्राकृतिक है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कितना क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए? भारत में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? 33%, लेकिन ये आज के दिन घट रहे हैं। आज के दिन तो बिल्डिंग के अंदर, हब के अंदर छोटा सा पार्क है उसको भी इंक्लूड करके डाटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पेड़ हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से काट रहे हैं। किसके एग्जाम्पल है? लोगों के इतने तगड़े तगड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, देख रहे हो आप कि वनों की कटाई बहुत तेज़ी से चल रही है। वर्तमान में भारत में जो वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? आज के दिन भारत में केवल 19.4% है, लेकिन होना कितना चाहिए? 33.4। भूमंडलीय पर्यावरण के संतुलन हेतु कौन से वनों का महत्व सर्वाधिक है? भूमंडलीय पर्यावरण के संतुलन के लिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का संरक्षण संतुलन बहुत जरूरी है। वनों की कटाई का प्रमुख कारण कौन सा है? इमारती लकड़ी का निर्माण, जो इमारती लकड़ी है उसकी जरूरतें। स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब की गई? सन 1952 में। वन संपदा को ह्रास होना क्यों कहा जाता है? वनों को जो आर्थिक और पर्यावरणीय मूल्य के कारण इसको ह्रास होना बोला जाता है। जो वन संसाधन है उसके होश के 2 प्रतिकूल प्रभाव बताइए। वन संसाधन है उसका होश हो गया, उसके 2 प्रतिकूल प्रभाव हैं, पारिस्थितिक संतुलन का बिगड़ जाना और दूसरा भूगत जल स्रोतों पर बुरा प्रभाव पड़ना। 16वां क्वेश्चन है, विश्व में मरुस्थलीकरण क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वनों को नुकसान हो रहा है, वर्षा की मात्रा कम हो रही है और भूमि के जल स्तर में गिरावट हो रही है। इस कारण क्या है? मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। मरुस्थलीकरण के 2 प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है? भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, जमीन को नुकसानदेह झाड़ झंझाड़ उगने लगते हैं
वन किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक रूप से खुद उगने और बढ़ने वाले पेड़ पौधे, लकड़ी और लताओं और घास के सघन आवरण को वन कहते हैं। निर्वनीकरण की किन्हीं 5 दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिए, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर आ गया वन रोपण तथा पुनर्नीकरण क्या कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। वन रोपण क्या होते हैं? जो वन रहित और बंजर भूमि है वहाँ पर पेड़ लगाना वन रोपण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, इसका अंतर है। सुंदरी वृक्ष बहुआयात किस क्षेत्र में पाया जाता है? गंगा डेल्टा प्रदेश में, क्षेत्र में। तो 21वां इंपॉर्टेंट है, सुंदरी वृक्ष बहुतायत किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? गंगा के डेल्टा क्षेत्र में। कठोर इमारती लकड़ी वाले किन्हीं 3 वृक्षों के नाम बताइए। जो कठोर इमारती वाली लकड़ी है ना, उनके 3 वृक्ष हैं, सागौन, शीशम और साल। 23वां है, कोमल लकड़ी के 3 वृक्षों के नाम, चीड़, दावदेर और सूस। भारत के वनों में रहने वाली किन्हीं 2 जनजातियों के नाम क्या है? नागा और गौड़। जूमिंग किसे कहते हैं? वह निर्वाह योग्य कृषि जिसमें खेती में 3 या 4 वर्षों के बाद टुकड़ा बदल लिया जाता है। उष्णकटिबंधीय देशों में वन विनाश के सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप पर हो रहा है? एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा वनों को नुकसान हो रहा है। फिर आता है ऑप्शन टाइप हमारा इसमें, यह आप आसानी से इसमें कर ही सकते हैं। निम्न में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कोयला, यूरेनियम, इसमें फिर आता है सूर्य और पेट्रोल। नवीकरणीय कौन सा है? सूर्य नवीकरणीय है। फिर आता है वनों के महत्व के कारण वनों को क्या कहते हैं? हरा सोना बोलते हैं। फिर आता है हमारा इसमें, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? 33%। किस वृक्ष की लकड़ी कठोर होती है? चीड़, दावदेर, शीशम और सूस। शीशम की लकड़ी होती है, बाकी इनकी क्या होती है? नरम लकड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वन अपनी जैव मात्रा में किस गैस का यौगीकरण करते हैं? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस लेते हैं? निम्न में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। कार्बनिक सिंक का मुख्य स्रोत क्या है? मिट्टी, वन, हवा, पानी। तो वन क्या है? कार्बन सिंक का मुख्य स्रोत है। निम्न में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो किसमें? गंगा, महानदी, सभी में डेल्टा में क्या है? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। फिर अनवीकरणीय के क्या परिणाम थे? जो भूमि कटाव है, जीव जंतुओं का नाश है, कार्बनिक यौगीकरण में कमी है, सभी आएंगे इसके अनुसार। वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? दिल्ली, महाराष्ट्र, देहरादून, पंजाब। देहरादून में इसका राइट आंसर होगा। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। चैप्टर 5 कंप्लीट होता है हमारा इसी के साथ। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6। जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता किसे बोलते हैं? जैव विविधता से तात्पर्य जीवमंडल में पाए जाने वाले जो जीवों की अलग अलग प्रजातियां हैं उसमें जो भिन्नता है उसे बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? आनुवांशिक विविधता, प्रजातीय विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको कि जैव विविधता कितने प्रकार की है। पर्यावरणीय होश का जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि पर्यावरण के प्रदूषण और उसके नुकसान से जो जैव विविधता में कमी हुई है वो जीवों की अनेक प्रजातियाँ उनसे खत्म हो गई है और कई अन्य प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं। फिर हो गया ग्रीन जीन क्या है? जीन किसे बोलते हैं? जीन किसी भी प्रजाति की विरासत इकाई में पाई जाने वाली जो मौलिक गुण है जिसे अपने माँ बाप से मिलते हैं, जो प्रजाति विशेष की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप स्थानांतरित हो जाते हैं। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? गुजरात में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक क्वेश्चन आपसे पक्का आएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल उत्तरांचल में है। इसके कौन सा पशु पाया जाता है? इसमें बाघ पाया जाता है। वे कौन से 2 प्राणी हैं जो विगत कुछ वर्षों में विलुप्त हो गए? भारत का चीता और मॉरिशस डोडो पक्षी है, वो कुछ वर्षों में विलुप्त हो गए हैं। भारत में वर्तमान में कितने जीवमंडल संरक्षण स्थल हैं? हमारे पास प्रेजेंट में 14 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता आता है। भारत में वन्य जीव संस्था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। अभी ऊपर देखा था हमने। सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध भारत में एक चिड़ियाघर का नाम बताओ। उड़ीसा में है नंदन कानन चिड़ियाघर, सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये। WWF क्या है? इसका वन्य जीव चिन्ह कौन सा है? WWF होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और इस वन्य जीव का निशान है लाल पांडा। लाल पांडा क्या है? विलुप्त प्रजाति में आ चुका है। अपूर्ण आवास से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आ चुका है 12 नंबर क्वेश्चन। अपूर्ण आवास से आप क्या समझते हैं? वन्य जीव जगत आंशिक रूप से जो नष्ट हुआ है निवास अपूर्ण आवास कहलाता है। किसी नगर के निकट स्थित वन की पट्टी अपूर्ण आवास का मिसाल है। फिर आता है 14 किन्हीं 2 पौधों के नाम बताइए जिनसे दवा तैयार की जाती है। सर्पगंधा और सिनकोना से दवाई तैयार की जाती है।
तप स्थल कौन कौन से है, हॉटस्पॉट किन्हें कहा जाता है, हॉटस्पॉट में हर बार क्वेश्चन आता है। वन्य पौधों और प्राणियों के संपन्न स्थानीय निवास जिन पर वर्तमान में खतरा मंडरा रहा हो तप स्थान कहा जाते हैं। स्थानीय प्रजाति से आप क्या समझते हैं, वह प्रजाति जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है स्थानीय प्रजाति कहलाती है। प्रजाति समृद्धता से आपका क्या मतलब है, प्रति इकाई क्षेत्र में जो वन्य जीवों की तादाद है और प्रजाति में समृद्धता है उसे कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर प्रजातियां समृद्ध हो परंतु खतरे में उसे क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट की डेफिनेशन पता लग गई। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं, वर्ल्ड में हमारे पास वर्ल्ड में कितने हैं, 34। जीव जंतुओं की कितनी प्रजातियां खतरे में है, 4000। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, हमारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मैनम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है, ये हमारा सिक्किम में है। भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, वर्ल्ड में 34 है, इंडिया में 4 है। किस प्रदेश में पौधों की 878 उच्च प्रजातियां पाई जाती हैं, तो मॉरिशस में पौधों की 878 उच्च प्रजातियां पाई जाती हैं। डालमा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, डालमा झारखंड में है। हाथी परियोजना कब शुरू हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, 1992 में हुई। भारत का पहला वन्य जीव रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी है। निम्न में से कौन सा जैव हॉटस्पॉट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो पश्चिमी घाट इसमें एक ऑप्शन है हमारा, ये हमारा पश्चिमी घाट है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में शुरू हुआ था। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अगर अगला है हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7, संसाधनों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, जो संसाधन है उसका बचाव करना संरक्षण है। संसाधनों की दोहन की क्षमता है और स्तर में जो बेतहाशा वृद्धि है किन परिस्थितियों में हुई है, जनसंख्या के अत्यधिक बढ़ने के कारण, तकनीकी और औद्योगिक क्रांति के कारण, भौतिक शैली और संसाधनों का कुप्रबंधन के कारण हुई है। प्राकृतिक संसाधनों से आपका क्या अभिप्राय है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जिसके निर्माण में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप ना हो। संसाधन की परिभाषा दीजिए, ऊपर दे चुके हैं। सतत विकास, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, ये भी ऊपर बता चुके हैं कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें मानव की जरूरतें पूरी होती रहे और पर्यावरण का भी नुकसान ना हो और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, चक्रीय संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जिन्हें प्रयोग के बाद साफ करके बार बार उपयोग में लाया जा सके, जैसे कबाड़, लोहा, ठोस कचरा इत्यादि। जैव भौतिक पर्यावरण के उदासीन संसाधन कैसे बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। इन उदासीन उपादानों को वस्तुओं सेवाओं में बदलकर उनका प्राकृतिक संसाधन के रूप में उपयोग करना। इस कथन को आप कहाँ तक सही मानते हैं कि संसाधन केवल प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। केवल प्राकृतिक पदार्थ ही संसाधन नहीं होते, बल्कि गुणी और कुशल जनसंख्या भी मानव संसाधन की रचना करती है। समाज के वैज्ञानिक प्रौद्योगिक विकास स्तर का सांस्कृतिक संसाधन का निर्माण करता है। हस्तांतरणीय संसाधनों में आपका क्या अभिप्राय है, वे प्राकृतिक संसाधन जिन्हें अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता, उनका वहीं विकास किया जा सकता है, जैसे कि भूमि, भू आकारिकी और समुद्री तट इत्यादि। तो ये क्या होते हैं, हमारे हस्तांतरणीय संसाधन होते हैं जिन्हें एक दूसरे से शिफ्ट नहीं किया जा सकता। उपयोग की निरंतरता और अंतिमता के आधार पर संसाधनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये 3 वर्ग है, नवीकरणीय, ये क्या है, नवीकरणीय, जिसे अनवीकरणीय बोलते हैं, और चक्रीय संसाधन। नवीकरणीय होते हैं जो बार बार हम क्या है उपयोग में ला सकते हैं और कोई कभी खत्म नहीं होते, ये खत्म हो जाते हैं एक बार उपयोग के बाद। चक्रीय क्या है, जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन इनकी एक लिमिट है। सांस्कृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं, जो उपकरण, यंत्र, विधियां और जो ज्ञान है समुच्चय जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं उन्हें सांस्कृतिक संसाधन बोलते हैं। उद्भव के आधार पर संसाधनों को 2 वर्ग में बांटा गया है, जैविक अथवा कार्बनिक भी बोलते हैं, अजैविक अथवा अकार्बनिक भी बोलते हैं। इनमें से कौन सा संसाधन अजैव है, कौन सा संसाधन हमारा अजैव है, पक्षी, वन, जल और घास, भूमि। इनमें से बात करोगे तो अजैव है हमारा जल। जैव और अजैव संसाधनों के 3 उदाहरण हैं। जैव संसाधन होते हैं वन्य, पशु, पक्षी और वन। अजैव हो गए जल, चट्टान तथा खनिज पदार्थ। ऊर्जा संसाधनों में कौन कौन सी चीजें आती हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये हमारे ऊर्जा संसाधनों में आती है। कच्चा माल किन 3 प्रकार के संसाधनों से प्राप्त किया जाता है, खनिज से, वनस्पति से और पशु एवं जीव जंतुओं से हमारा क्या है, कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता है संसाधनों के लिए। खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले जो संसाधन है उसके 3 वर्ग कौन कौन से हैं, पहला है खनिज, दूसरा वनस्पति और तीसरा हमारा पशु एवं जीव जंतु आ जाते हैं। खनिज में जैसे नमक आएगा, वनस्पति में खाद्यान्न आएंगे और पशु पक्षी जीव जंतु में मांस, मीट और अंडे आएंगे। समाप्य हैं लेकिन एक बार उपयोग के योग्य संसाधनों का उदाहरण दीजिए। समाप्य किंतु एक बार उपयोग के योग्य संसाधन है हमारे कोयले को एक बार उपयोग कर लो, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और
अधात्विक खनिज, इनको एक बार उपयोग के बाद ये खत्म हो जाते हैं। समाप्य हैं, खत्म तो होते हैं लेकिन उनका पुनः उपयोग करके संसाधनों को उपयोग बार बार उपयोग किया जा सकते हैं। कैसे है? रत्न जैसे मणि जैसे हो गए, लोहा तांबा टीन सोना चांदी इत्यादि को बार बार उपयोग में ला सकते हैं। अगला है इसमें असमाप्य है, जिसे कभी खत्म नहीं होगा लेकिन दुष्प्रयोजनीय संभावित संसाधनों के उदाहरण बताइए। भूमि है, कभी खत्म नहीं होगी लेकिन इसको दुष्प्रभावित किया जा सकता है। वन्य हो गई और जल संसाधन इत्यादि इसके उदाहरण है। समपोषणीय और नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण क्या है? इमारती लकड़ी, जनसंख्या, भूमि की उर्वरता, भूमिगत जल इत्यादि, ये समपोषणीय और नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। ठीक है। समपोषणीय लेकिन अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण में आएगा कि भौतिक पदार्थ, मानव प्रतिभा, प्रज्ञा और अनेक प्रकार की मछलियां, वृक्ष इत्यादि आते हैं। उद्भव के आधार पर संसाधनों के दो वर्ग कौन कौन से हैं? जैविक जिसे कार्बनिक भी बोलते हैं, अजैविक जिसे अकार्बनिक भी बोलते हैं। उपयोग के उद्देश्य के आधार पर संसाधनों के तीन वर्ग क्या है? ऊर्जा के लिए, कच्चे माल के लिए और खाद्य पदार्थों के लिए किसी संसाधन का उपयोग किया जा सकता है। ये हमारे ऑप्शन टाइप है। जो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा है। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत कौन कौन सा होता है? हमारा इसमें आएगा प्राकृतिक गैस आएगा। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक गैस। थर्ड आ गया, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, पौधा और मीथेन। पौधा हमारा नवीकरणीय स्रोत है। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा है जो कहाँ से मिलती है? हमें यूरेनियम से मिलती है। प्रदूषक मुक्त ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है? प्रदूषक मुक्त ऊर्जा का स्रोत है हमारा इसमें नवीकरणीय ऊर्जा पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा सबसे पहले किस राज्य ने विकसित की थी? गुजरात ने विकसित की थी। सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र कहाँ लगाया गया था? शिव सुंदरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, देखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा में OTE का मतलब क्या है? समुद्र उष्मीय ऊर्जा होता है OTE। नवीकरणीय ऊर्जा में OTE का मतलब कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सूर्य, कोयला, बायोगैस और कोई नहीं। इसमें हमारा जो कोयला है वो अनवीकरणीय ऊर्जा है। ऊर्जा का कौन सा स्रोत सबसे कम वैश्विक तापमान को बढ़ाता है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा, मीथेन और पेट्रोल। भूतापीय ऊर्जा सबसे कम वैश्विक तापमान को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 7 है वो हम यहाँ देख चुके हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में पहला, किसी प्रजाति का गायब होना कब माना जाता है? जब यह शक न रह जाए कि किसी प्रजाति का अंतिम सदस्य से मर गया है तो उस प्रजाति का विनाश कहा जाता है। जैव विविधता के लिए 4 मुख्य जोखिम कौन कौन से हैं? प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, प्रदूषण का होना, कटाई, विदेश प्रजातियों का आगमन और जैव विविधता के सामने 4 बड़े जोखिम आ जाते हैं। लाल सूची क्या है? इसे कौन जारी करता है? लाल सूची गायब होने के जोखिम का सामना कर रही प्रजातियों की एक लिस्ट होती है। इसे IUCN जारी करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल सूची भी पूछेगा, इसे जारी करने वाले के बारे में पूछेगा, तो IUCN इसे जारी करता है। IUNC क्या है? इसे लाल सूची जारी शुरू करना कब किया था? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो प्राकृतिक संसाधन व प्राकृतिक बचाव का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसने लाल सूची 1963 में जारी करना शुरू किया। इंपॉर्टेंट है। जैव मंडल रिजर्व की धारणा किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने दी थी? यूनेस्को ने दी थी। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? भारत में किसी एक हॉटस्पॉट का नाम बताना है। विश्व में कुल 30 और 4 बताया था लेकिन यहाँ 25 है, तो दोनों ठीक है, जो ऑप्शन में है वो कर सकते हो, लेकिन 35 मेनली क्या है हमारे विश्व में हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट भारत का तप स्थलों में से एक है। भारत की एक संकटपन जंतु प्रजाति का नाम बताओ। लाल पांडा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किस जंतु का बचाव किया जाता है? बारहसिंगा का किया जाता है काजीरंगा में। सन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। 1992 में कहाँ हुआ है? जैव विविधता के तप स्थलों की सोच किसने प्रस्तुत की थी? 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने की थी जैव विविधता के तप स्थलों की सोच। ठीक है। संकटपन प्रजाति से आपका क्या मतलब है? किसे बोलते हैं संकटपन प्रजाति? ऐसे पादप जंतु जिसकी गिनती तेजी से घट रही है, उसके गायब होने का जोखिम ज्यादा हो गया हो, संकटपन प्रजातियां कहलाती हैं। संकटाशित प्रजातियों से आपका क्या मतलब है? संकटाशित अनलेवरेबल प्रजातियों से मतलब है कि वे प्रजातियां जो संकटग्रस्त लेकिन खराब हालतों के चलते वे भी संकट में गिर सकते हैं। जैव विविधता को सुरक्षित करने के 2 तरीके कौन से हैं? कृत्रिम बचाव और प्राकृतिक बचाव है। तो अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? पंजाब में है अबोहर। कुश सिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस में है? भूटान में है। रात पानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। IUCN की रेड लिस्ट किसके बारे में जानकारी देती है? जो लुप्त होती प्रजाति है ना उसके बारे में जानकारी देती है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है?
तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है। भारत में जंगली हाथी कितने प्रदेशों में पाए जाते हैं? तो जंगली हाथी हमारे 17 स्टेट में पाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? असम में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? केरल में। ये बहुत बार कर चुके हैं। सीतानंदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? छत्तीसगढ़ में। सीतानंदी वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका चैप्टर नंबर 9, यहाँ से शुरू होता है। तो ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम जो स्वीकृत सीमा है वो क्या क्या है? अस्पताल के वार्ड की बताई गई है, सोने के कमरे की, संगीत के कक्ष की, कक्षा की, सभा, रहने का कमरा, टाइपिंग सेंटर, कार्यालय इत्यादि सभी में जो हमारी सीमा होनी चाहिए अधिकतम ध्वनि प्रदूषण की वो बताई गई है। ध्यान से देखिएगा, आप इसे याद भी कर सकते हैं। भारतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित ध्वनि के मापदंडों का विवरण देना है। तो ये दिन के लिए है, ये रात्रि के लिए है, ये आपका क्षेत्र बता दिए इन क्षेत्रों के लिए क्या क्या होना चाहिए। प्रदूषण के प्रकार के आधार पर जल प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? जल प्रदूषण को पूछा गया है। तो जल प्रदूषण भौतिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, जैविक प्रदूषण प्रकार का होता है। जल के स्रोतों के आधार पर जल प्रदूषण के प्रकार बताइए। तो जल के जो स्रोत है उसके आधार पर जल प्रदूषण के प्रकार कितने हैं? धरातलीय जल प्रदूषण, भूमिगत जल प्रदूषण, समुद्री जल प्रदूषण। तो जल के स्रोत है उनके आधार पर जल प्रदूषण के कितने प्रकार हैं? धरातलीय, भूमिगत और समुद्री जल। सिल्टेशन से मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? निक्षेपण की प्रक्रिया में जो सिल्ट मछलियों की जो गिल्स हैं वो में भर जाती है, गिल्स में भर जाती है, मछलियों की गिल्स में भर जाती हैं, इससे मछलियाँ क्या है? मर जाती हैं। तो जो सिल्ट है वो मछलियों की गिल्स में भर जाएंगी तो मछलियाँ मर जाएंगी। ताप प्रदूषण क्या होता है? मानव द्वारा संचालित क्रियाओं के द्वारा प्रदूषण के तापमान में हुई वृद्धि को ताप प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण का अर्थ क्या है? मिट्टी के कुछ तत्वों कारकों का हटना मिलना जो मिट्टी की उर्वरता और पौधों की गुणवत्ता को घटाता है, जो मृदा प्रदूषण कहते हैं। किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? कौन से पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? जलकुंभी को। पारे से दूषित जल है उसके सेवन करने से कौन सा तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। जो पारा है अगर जल में मिला दिया जाए उसको सेवन कर लोगे तो तंत्रिका तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। उर्वरकों के जो रसायन है झीलों तालाबों में पहुंचकर कौन सी समस्या उत्पन्न करते हैं? शैवालों की वृद्धि हो जाती है, जल का प्रदूषण होता है। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है, जिसे डीबी में लिखते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता किसे? डेसिबल में मापी जाती है। नाभिकीय प्रक्रियाओं में काम आने वाली जो रेडियोधर्मी तत्व हैं उनके नाम कौन से हैं? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, कोबाल्ट, स्ट्रोनियस और जो रेडियोधर्मी तत्व है जो नाभिकीय प्रक्रियाओं में काम आते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों के विकिरण को किस इकाई में मापते हैं? जो रेडियोधर्मी तत्व है उसके जो विकिरण है उसको हम सीवर्ट नामक इकाई में मापते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। रेडियोधर्मी तत्वों को कि जो विकिरण निकलती है उसको किस में नापते हैं? सीवर्ट नामक इकाई में। किस रेडियोधर्मी तत्वों के विकिरण से उपजाऊ मृदा नष्ट हो जाती है? स्ट्रोनियस तत्वों के रेडियोधर्मी तत्वों के विकिरण से। समुद्री चिड़ियों की सर्वाधिक मृत्यु के किस प्रदूषण के कारण होती है? समुद्री जल के जो तैलीय प्रदूषण है उसमें तेल सतह पर फैल जाता है, उस कारण उसकी मृत्यु होती है। महानगरों को तापीय द्वीप क्यों कहा जाता है? जो महानगर है उसको तापीय द्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि वाहनों की अधिक संख्या के कारण वहाँ पर ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। फिर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ गया हमारे, संगमर के संरक्षण का कारण क्या है? उसके घटने का कारण क्या है? उसकी लॉस होने का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। पेट्रोल डीजल के अपूर्ण दहन से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पोल्यूशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। CO2 का अर्थ क्या होता है? पर क्या CO2 का क्या असर होता है? पृथ्वी के ताप में बढ़ोतरी का तय करता है। हरित गैस प्रभाव है ये सी दोनों है। राइट आंसर है हमारा। अम्लीय वर्षा का कारण कौन सी गैस है? अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? SO2 के कारण हमारी अम्लीय वर्षा होती है। SO2 ऐसे लिखते हैं, ऊपर नहीं आता, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण के बचाव नियंत्रण कानून कब पारित किया था? जो केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण बचाव नियंत्रण कानून 1981 में पास किया। वाहनों से निकलने वाली जो गंदी गैस है वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण को कैसे घटाया जा सकता है? वृक्षों द्वारा घटाया जा सकता है। CNG का पूरा नाम क्या है? इसमें आता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, हमारा राइट आंसर होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दफ्तर कहाँ है? दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दफ्तर है दिल्ली में। मिनीमाता रोग किस वजह से होता है? ये पारे की वजह से होता है, पारा के सेवन की वजह से मिनीमाता रोग हो जाता है। चैप्टर 9 यहाँ कंप्लीट है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10। हमारा इसमें सब्जियों के जो छिलके हैं, फल है, कचरे हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं? कार्बनिक अपशिष्ट में। कौन से अपशिष्ट निस्तारण से पहले उपचारित करना चाहिए? अविशी कचरे को। विषाक्त अपशिष्ट कौन सा कचरा आता है? पुरानी दवाइयाँ और पेन, बल्ब इत्यादि। पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट में से कौन सा कचरा आता है? कागज, धातुएं इत्यादि आती है।
पुनर्उपयोग किसे कहते हैं, दोबारा उपयोग किसे कहते हैं, जब कचरे को उसको बिना साफ किए दोबारा प्रयोग किया जाए, कचरे को साफ करके उसी रूप में दोबारा उपयोग किया जाता है, उसे पुनर्उपयोग कहते हैं। पृथक्करण किसे, अलग करना, संकटदायी अपशिष्ट को गैर संकटदायी अपशिष्ट से अलग करने के ढंग को पृथक्करण बोलते हैं। ये एमसीक्यू टाइप आ गई, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट कटौती विधि नहीं है, तो लैंडफिल निस्तारण क्या है, अपशिष्ट कटौती विधि नहीं है, बाकी सारी हैं, इसका मतलब तो लैंडफिल को छोड़ के बाकी सारी हैं। अस्पतालों के विषैले कचरे को कैसे निपटान किया जाता है, जो अस्पतालों का विषैला कचरा है उसको लैंडफिल निस्तारण से निपटाया जाता है। अनुकूलन, पाचन, कंपोस्टिंग, संतुलन किस प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं, आपक प्रसंस्करण के अंतर्गत। फल सब्जी के छिलके किस प्रकार के प्रदूषण में आते हैं, अकार्बनिक अपशिष्ट के अंदर। जो औद्योगिक अपशिष्टों के निस्तारण के लिए भारत में कौन सी विधि अपनाई जाती है, जो औद्योगिक अपशिष्ट है उसके निस्तारण के लिए हमें जो जलाना है, नदी में फेंक देते हैं, कचरे के साथ फेंक देते हैं, नगर के कचरे के साथ, तो इसमें सभी विधियाँ अपनाई जाती है। सबसे ज़्यादा क्या है, नदियों में फेंक देते हैं हम। जो अब औद्योगिक अपशिष्ट है उसको बिना रिट्रीट किए, उसको ट्रीट किए नदियों में डायरेक्ट छोड़ देते हैं, नदियों का पानी गंदा हो जाता है, इसलिए हमारी नदियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 11, जो वर्षा का जल है जिसमें अम्लों की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक रहती है, वो उससे क्या होगा, अम्लीय वर्षा। नए भूभागों में वृक्षारोपण करना क्या कहलाता है, वनीकरण। जो प्राकृतिक स्वप्नों के उपभोग को क्या कहते हैं, उपभोक्तावाद कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण की मनुष्य की जिम्मेदारी को कौन नियत करती है, पर्यावरणीय नीतियाँ और पर्यावरण संरक्षण का नियम संग्रह। जो ग्रीन हाउस गैस है, CO2, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन, या क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 15 डिग्री सेल्सियस पर संयुक्त मिश्रण होना, इसे संतुलन बिगड़ने की दशा को क्या कहते हैं, भूमंडलीय उष्मन, जिसे समूचे विश्व का तापक्रम बढ़ता है। ओजोन गैस की परत का घिसना या क्षरण क्या कहलाता है, ओजोन छिद्र कहलाता है। भूमिगत जल का स्तर है जो पुनः बढ़ने और वर्षा जल का भंडारण और संग्रहण करके अधिकतम तुष्टि गुण पाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे वर्षा जल संरक्षण भी बोलते हैं। भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं का आकर्षण, जिसे पूर्ण शोषण न करके वर्तमान की पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करके उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सतत विकास। मतलब आज की जरूरतों को पूरा करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखा जाए, उसे बोलते हैं सतत विकास। भूमि में जो सोडियम की मात्रा को घटाने के लिए कौन सा रसायन डाल देते हैं, जिप्सम डालते हैं। वन विनाश, अति उत्खनन, अतिचारण जैसे कार्य क्या कहलाते हैं, मानव विज्ञानी कार्य कहलाते हैं। वायुमंडल से ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, वायुमंडल है, वायुमंडल से ऊपर का हिस्सा कहलाता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे सौरमंडल बोलते हैं। सौरमंडल की ओजोन परत की ऊंचाई क्या है, जो सौरमंडल है उसमें ओजोन परत की ऊंचाई है 20 से 26 किलोमीटर के बीच में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ओजोन परत के ऊंचाई के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। मिश्रित रसायनों के एक समूह का नाम लिखिए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, मिश्रित रसायनों का एक समूह है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है और क्या काम करता है, यह एक मिश्रित रसायनों का एक समूह है। जैसे कि रेफ्रिजरेटर इत्यादि है ना, AC वगैरह है, उनमें क्या है, शीतलन का कार्य करते हैं, उसे कूलिंग इफेक्ट देते हैं, जिसलिए फ्रिज में आपका क्या है, ठंडा होता है। AC भी ठंडी हवा देती है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, इसकी कितनी मात्रा घातक है, जब जल में नाइट्रोजन और गंधक के ऑक्साइड लगातार घुलते रहने से जो नाइट्रिक और गंधक का अम्ल बनने लगते हैं और वर्षा के जल को विषैला बना देते हैं, ऐसे जल की वर्षा होना अम्लीय वर्षा है। वर्षा जल का जो pH है वो 5 से नीचे उतरने पर वर्षा जीव और जंतु, प्राचीन स्मारकों और इत्यादि के लिए घातक सिद्ध होते हैं। जब pH का मान क्या है, 5 से नीचे चला जाएगा तो ये घातक अम्लीय वर्षा हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा घातक मात्रा है। ओजोन गैस की परत कहाँ पर पाई जाती है, सौरमंडल में समुद्र की सतह से, जो हमेशा लेवल कहाँ से लिया जाता है, समुद्र का लेवल, जो समुद्र के लेवल से 20 से 26 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इसके बीच में स्थानों पर क्या है, ओजोन मंडल, ओजोन पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। इसके क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ओजोन मंडल। जो ये क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, ओजोन मंडल बोलते हैं। अम्लीय वर्षा का रासायनिक संगठन बताइए, ये क्वेश्चन नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस, हरित गैस किन्हें कहते हैं, जो भूमंडल के औसत तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस तक संतुलित करने वाली गैसों का एक मेल है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें मिली हुई हैं, इस अवस्था में रहते हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, हरित गैस बोलते हैं। जलवायु में परिवर्तन और हवा पानी का बदलना क्या है, यह आप पढ़ सकते हैं। सतत विकास क्या है, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, इसके बारे में बता भी चुका हूँ, इसके ऑप्शन टाइप भी करवा चुका हूँ। ऊर्जा के अभाव में जो संबंधित समस्या का हल कैसे हो सकता है, तो ये सारे आप पढ़ के आसानी से कर सकते हैं। जो भूमंडलीय उष्मा के बुरे परिणाम का सार दीजिए। जो भूमंडलीय उष्मा है उसके बुरे परिणाम है, समुद्र तल का बढ़ना, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होना,
समुद्र का स्तर इसलिए बढ़ता है कि जो ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं, जिसके कारण क्या है बहुत सारे टापू डूब भी गए हैं और लगातार हमारे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। पारिस्थितिक असंतुलन बनता है। कृषि में कार्बन डाइऑक्साइड की उर्वरता का प्रभाव होता है। मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। भूमंडलीय उष्मा को रोकने के क्या उपाय हैं? इसको कैसे रोकें? इसको रोकने के उपाय हैं: जन्म दर जनसंख्या कंट्रोल करो, नए क्षेत्रों में वनीकरण करो, नए पेड़ लगाओ, वृक्षों को काटने के साथ साथ उसमें क्या है, अगर वृक्ष काट रहे हो, काटने पड़ रहे हैं, नए वृक्ष लगाओ, सीएफसी का प्रयोग कम करो, मीथेन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में करो, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन टाइप है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो हमारी CO2 है। ये बेस्ट ऑफ 4 देखना है आपको, कौन सा आएगा। तो इसमें बेस्ट ऑफ 4 CO2 है। वायुमंडल में CO2 की कितनी सांद्रता, कितनी परसेंट है? 0.03% हमारे पास है। धान में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस, CS4। पिछली सदी में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी बढ़ोतरी हुई थी? 0.8 डिग्री सेल्सियस। भारत का कौन सा देश कार्बन नेगेटिव के रूप में माना जाता है? हमारा इसमें ऑप्शन आएगा श्रीलंका, अफ्रीका, भूटान और अमेरिका। भारत का कौन सा देश कार्बनिक नेगेटिव के रूप में जाना जाता है? तो भूटान। ये शायद आंसर मेरे को गड़बड़ लग रहा है, इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों गड़बड़ है। भारत का कौन सा देश? नहीं, क्वेश्चन ही गलत है दोनों। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पर? सौर मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल में पाई जाती है। राइट आंसर होगा, बार बार पूछा गया है। ओजोन गैस का सूत्र क्या है? O3 को ओजोन गैस बोलते हैं। मिस्टर ओजोन के नाम से मशहूर भारतीय कौन है इसमें? तो प्रोफेसर KR रामनाथ जी हमारे क्या हैं? मिस्टर ओजोन के नाम से मशहूर हैं। 1997 में जलवायु परिवर्तन पर जलसा कहाँ हुआ था? क्योटो में हुआ था। कौन सी परत हमें खतरनाक UV किरणों से बचाती है? तो ओजोन गैस हमें जो खतरनाक प्राकृतिक UV रेज है उनसे बचाती है। चैप्टर 11 कंप्लीट। अगला देखते हैं चैप्टर नंबर 12। इसमें क्या है? 1985 में वियना समझौते किस परत के लिए हुआ था? ओजोन परत के लिए 1985 में वियना समझौता हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन 1997 में किस देश में हुआ? क्योटो, जापान में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना ये। CPCB की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। प्राथमिक वन अधिनियम कब बनाया गया? 1927 में। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? 1980 में। दिल्ली सरकार ने रंगदार प्लास्टिक थैलों पर पाबंदी कब लगाई? 2009 में। जैव अपहरण को रोकने के लिए विधान कब बनाया गया? 2000 में। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक बार अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो एक बार इसको रिवाइज करके देखिएगा। फिर MCQ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है? सेक्शन 48, अनुच्छेद 48। भारत में जैव विविधता एक्ट कब पारित हुआ था? जैव विविधता एक्ट 2002 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं? धाराएं 66 हैं। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। स्टॉकहोम समझौता किस वर्ष हुआ? 1972 में स्टॉकहोम समझौता हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में। वियना संधि का संबंध किससे है? कार्बन का उत्सर्जन कम करो। ग्रीन पीस संस्था का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। कहाँ है? एम्स्टर्डम में हमारा ग्रीन पीस संस्था का मुख्यालय है। जैव अपहरण को रोकने के लिए किस अधिनियम का प्रावधान है? तो जैव अपहरण को रोकने के लिए जैव अधिनियम 2000 का प्रावधान है। तो ये चैप्टर 12 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 क्या बोलता है? लिंग अनुपात क्या है? आया है एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या को क्या बोलते हैं? जैसे 1000 पुरुषों के मुकाबले हमारे पास 850 महिलाएं हैं, तो ये क्या है? लिंग अनुपात है। ये पुरुष, ये महिला। जनसंख्या की वृद्धि का आकलन किस विषय के अधीन किया जाता है? जनांकी के अध्ययन के अंदर किया जाता है। जनसंख्या आधार क्या है? एक निर्दिष्ट समय के भीतर एक स्थान विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या क्या होती है? जनसंख्या आधार। जनसंख्या का घनत्व क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र या संख्या उदाहरण प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो मतलब क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र मान लो, या फिर संख्या उदाहरण प्रति वर्ग किलोमीटर मान लो। इसमें मनुष्य, रहजी, अन्य पशुओं की संख्या और वन के जो प्रति एकड़ क्षेत्रों में जो वनों की संख्या है, वही जनसंख्या का घनत्व है। आयु विरचना क्या है? थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पर अगर आ जाए तो थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। आयु विरचना क्या है? विभिन्न आयु समूहों के जीवों की जो सापेक्ष प्रचुरता की आयु विरचना है। धनात्मक वृद्धि क्या है?
जनसंख्या का विस्तार धनात्मक वृद्धि है। ऋणात्मक विकास वृद्धि क्या है? जनसंख्या का घटना, कम हो जाना ऋणात्मक है। शून्य वृद्धि क्या है? संतुलित जनसंख्या का स्थिर विकास, ना बढ़ रही ना घट रही है। जैव संभाव्यताएं क्या है? जनसंख्या में अंतर्निहित वह शक्ति है जो पर्यावरण की अनुकूलतम दशाएं बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैव संभाव्यताएं क्या होती हैं? जो जनसंख्या में अंतर्निहित शक्ति है जो पर्यावरण की अनुकूलतम दशाएं बढ़ाने का कार्य करती हैं। निर्वाह क्षमता क्या है? एक परिस्थिति के पर्यावरण की वह निर्वाह शक्ति जिसमें निश्चित प्रजातियां विद्यमान दशाओं के अनुकूल कर सकती हैं। उद्वहवासन क्या है? उद्वहवासन एक विशेष क्षेत्र की स्थानीय जनसंख्या के कुछ लोगों की प्रतिकूल दशाओं के कारण दूसरे क्षेत्र में जाकर बसना उद्वासन है। एक जगह से दूसरी जगह बस जाना। भारत में कई लोगों का अरब देशों में उद्वासन हो गया है। काम करने के लिए जाते हैं, विस्थापन को बोलते हैं ये उद्वासन। अप्रवासन क्या है? एक क्षेत्र विशेष के स्थानीय लोग किसी दूसरे क्षेत्र में जाके बस जाते हैं। बिहार राज्य के लोग क्या है, पंजाब में जाकर खेती करने के लिए चले जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? अप्रवासन बोलते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार संसार की जनसंख्या में भारत का अनुपात क्या था? भारत की जनसंख्या 15.6% थी। तो अगर वर्ल्ड की 100% जनसंख्या है तो उसमें भारत का हिस्सा क्या था? 15.16%। बहुत ज़्यादा मेजर हिस्सा, सेकेंड नंबर पे थे हम। 1921 की जनसंख्या विभाजन वर्ष क्यों कहते हैं? इस वर्ष से जनसंख्या की दर ने बढ़ना आरंभ किया था। 1921 से जनसंख्या ने बढ़ना आरंभ किया था। जनसंख्या बढ़ने के प्रमुख कारण क्या थे? मृत्यु दर का गिर जाना, लोगों की प्रत्याशित आयु का बढ़ जाना और जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण थे। जनसंख्या विकास के जो वक्र हैं कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम हैं। इसके जो गणितीय अभिव्यक्ति है और जनसंख्या के अंक में बताना है तो 2 प्रकार का होता है। अवग्रहण, जिसे वक्र भी बोलते हैं, अवग्रहण वक्र, और दूसरा है मर्ग शावकों का विकास चक्र। फिर जननांकी किसे कहते हैं? इसका क्या महत्व है? मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन ही जननांकी कहलाता है। यह एक क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के आकार में होने वाले जो परिवर्तन है, आयु रचना हो, जो विशेषताएं हैं, जनसंख्या वितरण की जानकारी देता है। जनसंख्या की कौन सी विशेषताएं हैं? इसे जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? जनसंख्या की विशेषताएं जनसंख्या का आकार, घनत्व, आयु विरचना, लिंग अनुपात, जनसंख्या वृद्धि का वक्र, निर्वाह क्षमता, सब पढ़ लिए हमने, सबको देखा है। जनसंख्या आकार से क्या समझते हैं? वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या का आकार क्या था? एक निश्चित समयावधि में एक निश्चित प्रजातियों के जीवों की कुल संख्या जनसंख्या आकार कहलाती है। वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या 1.027 अरब थी। जनसंख्या वृद्धि के 3 रूप कौन कौन से हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक में जनसंख्या बढ़ेगी, ऋणात्मक में घटेगी, शून्य में बराबर संतुलित रहेगी। एक क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि किस पर निर्भर करती है? उसकी जैविक संभाव्यता शक्ति और पर्यावरण का प्रतिरोध। समय मानव जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है? 2 व्यक्ति पर सेकंड अथवा 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन और 80 लाख व्यक्ति प्रति माह और 7 करोड़ व्यक्ति प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। जनसंख्या विकास पर नियंत्रण कैसे मुमकिन है? लोगों को पढ़ा लिखा कर, शिक्षित बनाकर, उनकी शादी की उम्र को बढ़ाकर, पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम में हिस्सा लेकर, गर्भ निरोधक दवाओं और उपकरणों में लोगों का वितरण करके। मानव सेहत से आप क्या समझते हैं? इन क्षेत्रों में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं? या आप पढ़कर खुद भी कर सकते हैं। अच्छी सेहत के क्या लाभ हैं, ये भी आप जानते हैं। अब देखेंगे इसके MCQ क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? तो भारत की बात हो रही है, तो भारत में केरला में सबसे कम रही है। भूस्खलन, भूकंप और इत्यादि आपदाओं ये किस श्रेणी में आते हैं? भौगोलिक श्रेणी में आते हैं। भारत में योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? चंडीगढ़ बसा है। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। वर्ष 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 135.7 करोड़ थी। कौन से वन सुनामी से बचाते हैं? मैंग्रोव वन हमें सुनामी से बचाते हैं। भूकंप को किस स्केल पर नापा जाता है? भूकंप आ गया तो किस पर नापेंगे? रिएक्टर स्केल पर नापेंगे। साइलेंट वैली आंदोलन कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? 1970 में। चिपको आंदोलन के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 13 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14। कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करो। तो हमें इसमें दिया गया है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है, तो हम डायरेक्ट बता देता हूँ क्या होता है। जो मानव केंद्रित होते हैं वो क्या होते हैं? मानव सर्वश्रेष्ठ हैं। दूसरा इसमें आता है हमारा पर्यावरण केंद्रित कौन कौन से होते हैं? पर्यावरण केंद्रित सभी सजीव और निर्जीव महत्वपूर्ण है। अगला है करुणा, सम्मान, अहिंसा किस धर्म के सिद्धांत हैं? तो करुणा, सम्मान और अहिंसा एग्जाम में पहले आ चुका है,
ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। सिख धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति को ईश्वर की रचना का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति है उसको ईश्वर की रचना का सम्मान करना चाहिए। एनवीएस का निर्माण किसने किया था? ENVIS का निर्माण किसने किया था? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का। एनवीएस का निर्माण किसने किया था? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। शिक्षा कौन से, ये पूछा कुछ गया, बताया कुछ गया है। एनवीएस का निर्माण किसने किया था, लेकिन एनवीएस की फुल फॉर्म बता दी, ये भी चलो इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के कौन से स्तर पर अधिक महत्व, जागरूकता और संरक्षण की आवश्यकता है? प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा नीड है, क्योंकि अगर बच्चा एक बार ढल जाता है ना तो उसको बाद में मुश्किलात नहीं आते। भोजन व पदार्थों को परखने की सलाह किस धर्म में दी गई है? भोजन है और पदार्थ है उसको परखने की सलाह दी गई है हमें जैन धर्म में, कि परख के खाओ। बहुविकल्पीय पर MCQ क्वेश्चन है। अपने शब्दों तथा खाने पीने पर संयम रखने की सलाह किस धर्म में दी गई है? जैन धर्म, जो कि हमने अभी ऊपर देखा है। सिनिएटिक, जिसे चीनी जापानी दर्शन से संबंधित है, तो इसमें क्या आएगी? प्रकृति। सिनिएटिक क्या है? प्राकृतिक है। एनवीएस का निर्माण किस समिति ने किया था? पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने इसका निर्माण किया था। ये जो अभी पूछा गया था ना आपसे ऊपर, ये सही क्वेश्चन था, सॉरी मैंने गलत बताया आपको। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय है इसका राइट आंसर। फिर आता है इसका, कौन से धर्म में प्रकृति को माँ समझा जाता है? हिंदू धर्म में प्रकृति को माँ समझा जाता है। करुणा, अहिंसा, सम्मान किस धर्म के सिद्धांत हैं? करुणा, अहिंसा और सम्मान है वो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। तो ऐसे करके हमारे ये जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर थे ना, हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। ये वीडियो अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो सभी चैप्टरों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं उन सभी को इसने कवर कर लिया है इजीली। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो एग्जाम में 100% श्योर आप जब आप बैठोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन का आइडिया होगा कि भाई हाँ मैंने ये पढ़ा है, इसको मैं कर सकता हूँ। तो अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा कमेंट जरूर छोड़ें, जिससे और स्टूडेंटों को भी हौसला अफजाई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो मिले और पहुँचे। तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम एक पर फ्री असाइनमेंट वीडियो प्रोवाइड कराते हैं और एक पर लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। ज़्यादा जानकारी और स्टडी मटेरियल के लिए स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।